हेलो फ्रेंड्स, वेलकम रेनू IVF गहलोत हेल्थ केयर कानपुर में। अब हम बात करेंगे डोनर सीमन के बारे में या डोनर स्पर्म्स के बारे में। क्या होता है, कब इस्तेमाल किया जाता है, किससे लिया जाता है, कौन से पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं जिसमें हमको डोनर सीमन या स्पर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। मेल इनफर्टिलिटी के सभी कारण इवैल्यूएट करने के बाद और सभी ट्रीटमेंट्स करने के बाद अगर किसी भी तरीके से स्पर्म्स रिट्रीव हस्बैंड में नहीं होते हैं तो फिर उनको काउंसल किया जाता है कि आप डोनर स्पर्म्स इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए ले सकते हैं। डोनर स्पर्म्स को यूज़ करने के लिए यह इम्पॉर्टेंट होता है कि जो डोनर है वो यूजुअली जो स्पर्म्स हम लोग लेते हैं वो किसी ना किसी ART बैंक से लेते हैं और वहाँ पर जो स्पर्म है वो लिक्विड नाइट्रोजन में -193 डिग्री सेंटीग्रेड में छोटी छोटे 0.5 ml के कंटेनर्स में फ्रोज़न रखे हुए रहते हैं। और इन स्पर्म्स के साथ में एक सर्टिफिकेट मिलता है जिस सर्टिफिकेट पे उस डोनर का आइडेंटिटी का ID नंबर कह सकते हैं आप, उस पर कोई एड्रेस नहीं होता है, कोई मोबाइल नंबर, सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक ID नंबर होता है। हाइट, वेट, आइज़ का कलर, ब्लड ग्रुप, क्या उनका एथनिसिटी है वो इम्पॉर्टेंट होता है देखना। यह सब कुछ उस डोनर के कार्ड पर मेंशन होता है उस ID नंबर के साथ में। और यह जो डोनर सैंपल्स हम लोग लेते हैं या ART बैंक सेलेक्ट करती हैं, रिक्रूट करती हैं, वो अच्छे से उनकी सीमन एनालिसिस का पूरा टेस्ट होते हैं। जिनके स्पर्म्स में सारे पैरामीटर्स बेस्ट होते हैं वो लिए जाते हैं। यंग बॉयज़ होते हैं जिनका ये लिया जाता है। साथ ही उनकी सारी टेस्टिंग्स 6 महीने पे 2 बार रिपीट की जाती हैं। सारी टेस्टिंग्स में यानी कि सारी ब्लड से रिलेटेड सारी इन्वेस्टिगेशंस, सारे वायरल मार्कर्स, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, रूबेला, साथ ही साथ उनकी जेनेटिक टेस्टिंग भी करके ये देखी जाती है कि उसमें किसी भी तरीके की हीमोग्लोबिनोपैथीज यानी कि कोई सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया जैसी कोई बीमारी ना हो, ये भी देखा जाता है। और सब कुछ टेस्ट 6 महीने बाद दोबारा से किया जाता है, तब उनका सीमन सैंपल लेकर, उसको ऐसा ही नहीं है कि सीमन सैंपल लिया और उसको हमने फ्रीज कर दिया। सीमन सैंपल लेने के बाद उसको वॉश किया जाता है, उसके अलग सीमन मीडियाज आते हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मीडियाज आते हैं। उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूज करके सारी चीज़ें वॉश आउट करके सिर्फ अच्छे स्पर्म्स को लिया जाता है और उसको इमीडिएटली क्रायो प्रिजर्व किया जाता है। और यह क्रायो प्रिजर्व फिर लिक्विड नाइट्रोजन में ही लगातार रहता है। ट्रांसपोर्टेशन में भी यह लिक्विड नाइट्रोजन में ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है और जहां स्टोर किया जाता है वहां पर भी लिक्विड नाइट्रोजन में ही स्टोर किया जाता है। तो भाई सब कुछ देखने के बाद अगर यह समझ में आया कि हमारे स्पर्म्स नहीं रिट्रीव हो पा रहे हैं तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को काउंसिल किया जाता है डोनर सीमन सैंपल के लिए। हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, एथनिसिटी, सब चीज़ों को मैच करने की कोशिश की जाती है। इसमें 2 जगह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में, यानी कि अगर महिला की ट्यूब्स खुली हुई हैं, उसके अंडे अच्छे से बन रहे हैं, उम्र 35 वर्ष से कम है, शादी को बहुत समय नहीं हुआ है, तो ऐसे केसेस में IUI कर सकते हैं, यानी कि हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। जिस दिन महिला का अंडा बन के फूटता है यानी कि ओव्यूलेशन होता है, उस दिन हम वो डोनर सीमन सैंपल लिक्विड नाइट्रोजन से निकालते हैं और उसको अपने हाथ में 10 या 15 मिनट तक रखकर थॉ करते हैं। थॉ करने के बाद, थॉ यानी कि जो फ्रोजन सैंपल है उसको लिक्विफाई करते हैं। वो जब नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आ जाता है तब उसको माइक्रोस्कोप में एक कुछ माइक्रो ड्रॉप लेकर उसको चेक करते हैं कि उसकी गुणवत्ता कैसी है। और उसके बाद उसको एक पिपेट में लेके, जिसको हम IUI कैन्यूला कहते हैं, वह महिला के यूट्रस के अंदर धीरे से इंजेक्ट कर देते हैं। इस विधि को इंट्रा यूट्राइन इंजेक्शन कहते हैं। और इसके लिए लेकिन यह बहुत ज़रूरी है कि महिला की जो दोनों ट्यूब्स हैं वो खुली होनी चाहिए, जिससे कि जो अंडा है वो ट्यूब के अंदर आ पाए और यह शुक्राणु जो हमने यूट्रस के अंदर डाले हैं, अंडा शुक्राणु आपस में मिलकर फर्टिलाइज हो सके। अब किसी कारणवश अगर महिला की ट्यूब्स बंद हैं, शादी को बहुत समय हो चुका है, 40 ईयर्स से ऊपर की एज हो गई है, महिला के शरीर में भी अंडों की कमी है, तो ऐसे केसेस में फिर हम लोग IVF और ICSI प्रक्रिया को अपनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें महिला को हम इंजेक्शंस देते हैं, कई सारे एग्स निकालते हैं,
सारे अंडों को रिट्रीव करने के बाद उनकी गुणवत्ता को माइक्रोस्कोप में अच्छे से असेस करने के बाद एक एक अच्छा स्पर्म, वहां भी जो सैंपल निकाला है हमने उसको थॉ किया है, थॉ करने के बाद माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जो बेस्ट स्पर्म्स होते हैं उनको निकाला जाता है और उसको पिपेट में लेके एक एक अंडे के अंदर एक एक शुक्राणु को इंजेक्ट किया जाता है। इसी प्रक्रिया को इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। ये ना करें तो कुछ केसेस में IVF यानी कि इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं, जिसमें एक छोटी सी डिश में एक तरफ अंडे रख दिए जाते हैं, दूसरी तरफ स्पर्म्स रख दिए जाते हैं। स्पर्म्स खुद जाके एग्स को फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइजेशन फिर हम 24 घंटे बाद, 48 आवर्स बाद और 72 आवर्स बाद चेक कर सकते हैं। जब अच्छे से एक फर्टिलाइज्ड ओवम, ऐसे केसेस में फर्टिलाइज हमको एक ब्लास्ट मिलता है या मॉर्यूला हमको डे 3 डे 4 पे मिलता है, तो फिर हम उसको फ्रीज कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम या फ्रेश ट्रांसफर भी हम कर सकते हैं। अगर हमको बाद में महिला के शरीर में डालना है वो एम्ब्रियो, तो हम उसको फिर से फ्रीज करके रखते हैं और अगर हमको फ्रेश ट्रांसफर करना है तो डे 3 या डे 5 में हम फिर वो महिला के शरीर में वो जो एम्ब्रियो अच्छा बना है उसको डाल सकते हैं। तो डोनर सीमन सैंपल से बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी और रास्ता नहीं बचता है तो ये एक अच्छा विकल्प है, एक ये लीगल विकल्प है। हमारे देश में इसकी लीगल परमिशन मिली हुई है, जो हमारे यहाँ ART एक्ट अभी आया है 2021 में, इसकी प्रॉपर लीगल परमिशन है। आप अच्छे इनफर्टिलिटी सेंटर पे कराएंगे तो सारे अच्छा सीमन सैंपल, सारे इन्वेस्टिगेशंस होकर आपको मिलेगा। सारी कानूनी कार्यवाही जो काउंसलिंग होती है, आपके जो सर्टिफिकेशंस होते हैं, जितने आपके कंसेंट्स होती हैं, सिग्नेचर होते हैं, वो सब कुछ अच्छे से करके ऐसे करने से जो रिजल्ट्स होते हैं वो 35% से लेकर 60% तक पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट के रिजल्ट्स हो सकते हैं। ये आशा करती हूँ आपको इसके बारे में जो भी भ्रांतियाँ होंगी वो मन में क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं कोशिश करूँगी आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की। एंड इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।